हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में 11th क्लास फिजिक्स का एक मॉडल सेट लेकर के आए हैं जो झारखंड बोर्ड के द्वारा 2025 में एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के लिए जारी की गई है। ठीक है, यानी आज का इस क्लास में हम 11th क्लास फिजिक्स का मॉडल सेट का कुछ क्वेश्चंस बताने वाले हैं और उसका आंसर भी बताने वाले हैं। और ये जो मॉडल सेट है झारखंड बोर्ड के द्वारा 2025 में एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के लिए जारी की गई है। सबसे पहले हम लोग इसका जनरल इंट्रोडक्शन ध्यान देते हैं। अब इसमें एक एक करके क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लोगे, ठीक है। फिर सभी क्वेश्चन का आंसर एक साथ हम बताते जाएंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन को आप नोट करते जाओगे। सभी क्वेश्चन को आप नोट करोगे एक एक करके, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसका आंसर को भी देखेंगे।
अब इन सभी क्वेश्चन का हम लोग एक बार आंसर की देख लेते हैं। ठीक है, इन सभी का आप आंसर की को नोट कर लोगे। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व भी करेंगे। सभी क्वेश्चन का पहले आंसर की आप नोट करके रख लें। इसके बाद हम लोग इन सभी का हम लोग आंसर की देखने के बाद सभी क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं एक एक करके। अब इन सभी क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन को पहले देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग तो क्वेश्चन सब लिख लिए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे, आंसर की भी आप लोग को बता दिया गया। अब इन सभी क्वेश्चन को समझते हुए आंसर को भी एक बार डिटेल पूर्वक आपको सब बता देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दोगे, पहला क्वेश्चन क्या है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। यानी इसमें जो 4 ऑप्शन जो दिया गया है इसमें से कौन सा बेसिक यूनिट का मेजरमेंट नहीं है। ठीक है, दिया हुआ है टाइम, टेम्परेचर, मोमेंटम एंड मास। तो अगर आप लोग पढ़े हो एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट में 7 फंडामेंटल यूनिट्स बताया गया है। एसआई सिस्टम में सिस्टम ऑफ यूनिट्स का चौथे सिस्टम में जो एसआई जो है उसमें आप फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में पढ़े हो। तो फंडामेंटल यूनिट्स उसमें कौन कौन था, तो फंडामेंटल यूनिट था उसमें मास, लेंथ, टाइम। ठीक है, बाकी फिर टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, उसके बाद 7 फंडामेंटल के बारे में उसमें बताया गया है। एक है ल्यूमिनेसेंट इंटेंसिटी और उसके बाद है अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। ये 5 फंडामेंटल है। तो इसमें से जो सी में जो ऑप्शन है मोमेंटम, ये मोमेंटम जो है सो ये बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं है। ठीक है, यानी पहला का आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। सेकंड में आते हैं, द डायमेंशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ। ध्यान से समझोगे, डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ। किसके समान है, तो फोर्स के समान है। तो फोर्स के समान तो होता नहीं है एनर्जी का डायमेंशन। उसके बाद दिया हुआ है प्रेशर, उसके बाद दिया हुआ है वर्क डन, उसके बाद दिया हुआ है मोमेंटम। तो एनर्जी का जो डायमेंशन एंड यूनिट है वो वर्क के समान होता है। यानी आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका भी हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, इसका भी आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड का सी नंबर, यानी एनर्जी का जो डायमेंशन एंड यूनिट है वो वर्क के समान होता है। ठीक है, सी में आते हैं, सी नहीं 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 में, ए कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट टू 30 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, व्हाट इज द एक्सेलरेशन। तो उसका एक्सेलरेशन बताना है, ध्यान दोगे। एक कार है, क्वेश्चन नंबर 3 में एक कार है जो क्या होता है, एक्सेलरेट्स का मतलब होता है वो अपना स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाना। अगर कोई भी अपना स्पीड को धीरे धीरे बढ़ा रहा है तो हम बोलेंगे वो एक्सेलरेट्स हो रहा है, त्वरित हो रहा है। ठीक है, तो एक्सेलरेट्स कहां से हो रहा है, रेस्ट से। रेस्ट से अगर एक्सेलरेट हो रहा है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। इसके बाद कहां तक वो एक्सेलरेट हुआ, हाईएस्ट वेलोसिटी उसका कहां तक गया, अंतिम वेलोसिटी कहां तक गया, तो 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसका जो वेलोसिटी है वो कहां तक गया, तो 30 मीटर पर सेकेंड तक गया। एक कार है जो अपना स्पीड को एक्सेलरेट करता है, स्पीड को बढ़ाता है, और वो विरामावस्था से बढ़ाता है, रेस्ट से बढ़ाता है। रेस्ट है मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था, और कितना तक एक्सेलरेट किया, तो 30 मीटर पर सेकेंड तक। कितने समय में, तो 5 सेकेंड में। टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़े होगे v माइनस यू बाई टी, ये पढ़े होगे। तो हो जाएगा 30 माइनस 0 बाई 5, दैट इज 30 बाई 5, दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यानी 3 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशंस इज अप्लीकेबल टू मोशन विथ। समझोगे क्वेश्चन को ध्यान से। इक्वेशन ऑफ मोशंस इज अप्लीकेबल टू मोशन विथ, ऑप्शन है अब आगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नन ऑफ दीज मतलब तीनों में से कोई नहीं। तो फिलहाल तो हम 3 ठो को देखते हैं। पहला है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बी है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सी है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी क्वेश्चन पूछा गया है कि इक्वेशन ऑफ मोशन इज अप्लीकेबल
इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है, मोशन में जो हम लोग इक्वेशन जो निकालते हैं वो कहां पर अप्लीकेबल होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पर, कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर, या तो फिर नॉन यूनिफॉर्म पर। तो ध्यान रहे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ही इक्वेशन ऑफ मोशन का हम लोग उपयोग करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है उसका उपयोग हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में करते हैं। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, 4 का आंसर ए हो जाएगा। अब हम लोग 5 में आते हैं। व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है, एक फोर्स जब उसमें अप्लाइड किया जा रहा है, कहां पर? टू एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी बॉडी जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, बॉडी जिस डायरेक्शन में गति कर रहा है, उसी डायरेक्शन में उस पर हम लोग एक फोर्स अप्लाइड करते हैं, फोर्स लगा देते हैं। व्हाट हैपेंस टू इट्स एक्सेलरेशन, तो उसका एक्सेलरेशन के बारे में आप क्या मतलब बता सकते हो? इट इंक्रीजेज, मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा या रिमाइंस द सेम, या इट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ध्यान दोगे, इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दोगे, पहले समझोगे यहां पर। ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका जिस डायरेक्शन में इसका मोशन है, मोशन जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में इसमें फोर्स लगाया गया, तो इसका स्पीड क्या होगा? बढ़ेगा। अगर इसका स्पीड बढ़ता है, अगर इसका स्पीड बढ़ता है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? सीधी सी बात, यहां पर क्या हो रहा है? ये एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब इसका एक्सेलरेशन जो है सो बढ़ेगा। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? इंक्रीज करेगा, यानी 5 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, 5 का आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब ध्यान दोगे 6 में। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड टाइम फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड टाइम? एक्सेलरेशन एंड टाइम के बीच में रिलेशन बताना है फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ कोई भी बॉडी अगर मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में रिलेशन बताना है। ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड टाइम फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन? अगर कोई भी बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, तो यहां पर एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में कैसा रिलेशन होगा सो बताना है। अगर हम यहां पर एक ग्राफ ड्रॉ कर दें, इधर अगर हम टाइम ले लें और इधर अगर हम एक्सेलरेशन ले लें, ठीक है, तो जैसा कि इसमें बताया गया है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इनिशियली अगर उसका एक्सेलरेशन सपोज कि 2 है, ठीक है, तो कुछ समय के बाद भी 2 होगा, कुछ समय के बाद भी 2 होगा, थोड़ा देर के बाद और 2 होगा, यानी एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा। यानी देखा जाए तो टाइम और एक्सेलरेशन के बीच का जो रिलेशन है एक स्ट्रेट लाइन से शो किया जा रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं जैसे कि अगर ये इस प्रकार से जाता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो लिनियरली होता है, ठीक है, कर्व वगैरह भी नहीं है, स्ट्रेट लाइन है। यानी कहने का मतलब है कि एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का जो रिलेशन है उसमें किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं हो रहा है, वेरिएशन नहीं हो रहा है, यानी कांस्टेंट है। यानी इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? तो कांस्टेंट हो जाएगा। 7 नंबर में ध्यान दोगे, द रिजल्टेंट ऑफ द 2 वेक्टर इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज, यानी 2 वेक्टर के बीच का एंगल क्या होने से इसके बीच का रिजल्टेंट जो है सो मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो समझोगे यहां पर 2 वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट का फॉर्मूला आप पढ़े होगे, ये a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, ये पढ़े होगे।
ठीक है, जिसमें से थीटा क्या है, दो वेक्टर के बीच का एंगल है हमारा, ए और बी के बीच का एंगल है ये, ए और बी के बीच का एंगल थीटा है। तो ट्रायंगल लॉ में या तो फिर पैरेललोग्राम लॉ में आप ये फॉर्मूला पढ़े हो। अब आपको यहाँ सोचना ये है कि यहाँ एंगल का वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि ये मैक्सिमम हो। तो अगर यहाँ पर कॉस का वैल्यू हम 0 पुट कर दें, थीटा इक्वल टू 0 पुट कर दें, तो कॉस थीटा का 1 होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। थीटा का मान 0 ले लिए तो यहाँ पर cos 0 हो जाएगा, cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, दैट इज रूट से बाहर आ जाएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू कहलाता है। ठीक है, यानी दो फैक्टर्स के बीच का जो रिजल्टेंट है वो मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, यानी 7 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ये 7 है, 7 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में ध्यान दोगे, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज नॉन एज, पढ़े होगे, दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट जो होता है उसे स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, और दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है उसे वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं वो भी समझ लोगे। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट में ध्यान दोगे, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला ऐसा होता है, ऐसा, या तो फिर इसे लिखते हैं ए बी कॉस थीटा। दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो ये होता है, ये होता है, जिसे हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान दोगे, यहां जो डॉट प्रोडक्ट जो किए उसका रिजल्ट हमारा ये आया, ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कहीं भी डायरेक्शन नहीं दिख रहा होगा आपको, ये स्केलर क्वांटिटी है, यानी दो वेक्टर का डॉट करने से हमें एक स्केलर क्वांटिटी प्राप्त होता है, इसीलिए डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। दो वेक्टर का जब क्रॉस करते हैं, यहां से यहां तक तो एक स्केलर क्वांटिटी है, बट उसके साथ यहां एक यूनिट वेक्टर लगा हुआ है, यूनिट वेक्टर लगा हुआ है। ठीक है, किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने से जो कंप्लीट रिजल्ट जो हमारा आता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी क्रॉस करने से जो रिजल्ट आया वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, डॉट करने से जो रिजल्ट आया वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये जो है सो एक स्केलर है, ठीक है, ये जो है सो एक वेक्टर है, इसीलिए इसे हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, इसे हम लोग स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है, ध्यान दोगे 8 में, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज आल्सो नोन एज, स्केलर प्रोडक्ट को और क्या हम लोग कह सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट या स्केलर या वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। तो स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग क्या कह सकते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट कह सकते हैं, यानी 8 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 9 में ध्यान दोगे, व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर मैक्सिमम रेंज इन प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल क्या होता है, तो 45 डिग्री। आप किसी भी चीज को 45 डिग्री से प्रोजेक्ट करोगे ना तो वो मैक्सिमम दूर तक जाएगा, ज्यादा दूर तक जाएगा, यानी मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है, तो 45 डिग्री, यानी 9 का आंसर 45 डिग्री यानी सी हो जाएगा। ठीक है, 9 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब 10 में देखते हैं, 10 में है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमाइंस कांस्टेंट थ्रू आउट प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में कांस्टेंट कौन होता है, ठीक है, कौन कांस्टेंट होता है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या नन ऑफ दिस। ठीक है, ध्यान दोगे, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमाइंस कांस्टेंट थ्रू आउट प्रोजेक्टाइल मोशन। पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन कांस्टेंट होता है, तो वेलोसिटी और स्पीड तो चेंज होते रहता है, कांस्टेंट तो होगा नहीं। फिर सी में आता है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 10 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, अब आगे ध्यान दोगे,
क्वेश्चन नंबर 11 में ध्यान दोगे, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज, तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आप लोग पढ़े होगे, F इक्वल टू एम ए, ये पढ़े होगे, या तो फिर ये भी पढ़े होगे, ए के जहां पर dv बाई डी टी पढ़े होगे, ठीक है, या तो फिर आप ये भी पढ़े होगे कि m अगर अंदर चला जाएगा तो ये हो जाएगा, यानी ये भी आप पढ़े होगे कि d बाई डी टी किसका, तो मोमेंटम का। ये सब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, m एफ ले लिए, एक्सेलरेशन के जहां पर dv बाई डी टी कर दिए, m को हम अंदर ले गए जिसके जहां पर हम p कर दिए। कहीं भी अगर ये लिखा हुआ कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। 11 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका ए नंबर हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब ध्यान दोगे 12 में, ए बॉल ऑफ द मास m, ए बॉल ऑफ द मास m strikes a rigid ball with velocity u and rebounds with the same speed, the impulse imparted to the ball by the wall। ध्यान दोगे क्वेश्चन नंबर 12 में, ए बॉल ऑफ मास m, बॉल जो है ना उसका मास दिया हुआ है m, और वो एक दीवार से जाके टकराता है, ठीक है, वो एक दीवार से जाके टकराता है वेलोसिटी u के साथ, दीवार से u वेलोसिटी के साथ टकराता है। ध्यान दोगे, एक दीवार से जाके ये जो बॉल है यहां से जाके टकराता है u वेलोसिटी के साथ, u वेलोसिटी के साथ वो दीवार को जाकर के टकराता है। उसके बाद रिबाउंड्स विथ सेम वेलोसिटी, यानी उसी गति से वो रिबाउंड हो जाता है, मतलब उसी में रिटर्न हो जाता है, उसी वेलोसिटी के साथ उसमें पलट जाता है, उसी वेलोसिटी के साथ फिर ये वापस आ जाता है, ठीक है। तो ध्यान दोगे, द इम्पल्स इम्पार्टेड टू दी बॉल बाय दी वॉल, यानी दीवाल के द्वारा गेंद पर लगाया गया मोमेंटम हमें निकालना है, ठीक है। तो अगर ये वेलोसिटी u है तो ये माइनस u हो जाएगा, ठीक है। तो यहां फाइनल मोमेंटम अगर हम लोग निकाल, सॉरी टोटल मोमेंटम, रिजल्टेंट ऑफ द मोमेंटम, या तो फिर यहां कह सकते हो आप टोटल मोमेंटम। अगर टोटल मोमेंटम अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल। ध्यान से समझोगे, यहां पर पहले का वेलोसिटी u था, ठीक है, तो इधर से जाने का मोमेंटम क्या हो जाएगा, mu, रिटर्निंग का वेलोसिटी माइनस u है तो मोमेंटम हो जाएगा माइनस mu, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम में हम माइनस mu ले लेते हैं और इनिशियल में mu ले लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2mu, ठीक है। यानी दीवार के द्वारा उस पर जो लगाया गया मोमेंटम जो होगा वो हो जाएगा माइनस 2mu, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब 13 में ध्यान दोगे, लुब्रिकेशन इज यूज्ड टू, ठीक है, यानी स्नेह का उपयोग कहां किया जाता है, इंक्रीज द फ्रिक्शन, डिक्रीज द फ्रिक्शन, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज द फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन को कम करने में हम लोग इसका यूज करते हैं, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। फ्रिक्शन को कम करने में, यानी जैसे कि मान लो कि हम लोग जब कैरम वगैरह खेलते रहते हैं या कहीं भी तो फ्रिक्शन बढ़ जाती है तो वहां पाउडर छिड़का जाता है, तो उसी प्रकार से इसमें भी हम लोग फ्रिक्शन को कम करने में हम लोग इसका यूज करते हैं, यानी 13 का आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 14 में आते हैं इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 14 में है, ए फोर्स ऑफ द 10 न्यूटन
ए फोर्स ऑफ द 10 न्यूटन, यानी फोर्स जो है वो 10 न्यूटन का फोर्स है, एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ द मास 1 kg, एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg, मास उसका 1 kg है, देन द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी, ठीक है, फोर्स लगाया गया है 10 न्यूटन का, किस पर, 1 kg वाले मास पर, तो एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला पढ़े हो m इक्वल टू एम ए, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा f बाय एम, f यानी 10/1 यानी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 14 का क्या आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 14 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। 14 का आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। 15 में ध्यान दोगे, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m। 15 में पूछा गया है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी k एंड मोमेंटम p, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दोगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू k दिया हुआ है, लीनियर मोमेंटम इक्वल टू p दिया हुआ है, इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है, ध्यान दोगे। तो काइनेटिक एनर्जी को यहां पर k से रिप्रेजेंट किया गया है, तो k इसका क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, एम भी, ठीक है। ध्यान दोगे थोड़ा सा, तो k वाला हम यूज करते हैं पहले, इसका ये है ना, तो ध्यान दोगे थोड़ा सा, हम नीचे m मल्टीप्लाई कर दिए और ऊपर भी m मल्टीप्लाई कर दिए, थोड़ा ध्यान दोगे, इसमें नीचे m मल्टीप्लाई कर दिए और ऊपर भी m मल्टीप्लाई करें तो m से m स्क्वायर हो गया, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे या तो फिर यहीं अगर छोड़ देते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, एम भी का कंप्लीट स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या है, तो p है, p स्क्वायर आ गया, यानी इसे आप लिख सकते हो p स्क्वायर बाई 2m। अब p स्क्वायर बाई 2m देखते हैं कहां पर है, ये है हमारा d में, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। रिपीट करते हैं फिर से, हम ध्यान देना, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है जो k दिया हुआ है, लीनियर मोमेंटम इक्वल टू m इंटू वी होता है जो p दिया हुआ है, और यहाँ k और p के बीच में रिलेशन निकालना था। तो सबसे पहले हम k का वैल्यू ले लिए हैं, हम यहाँ पर ऊपर में m स्क्वायर लाने के लिए ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे m आ गया और यहाँ पर m स्क्वायर हो गया, दोनों का स्क्वायर को कंप्लीट स्क्वायर करके उसका वैल्यू जो p दिया हुआ है वहां पर हम p पुट कर दिए, इसको मल्टीप्लाई किए, p स्क्वायर बाई 2m आ गया, ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दोगे, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट्स वेलोसिटी इज ट्रिपल्ड। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी को 3 गुना कर दिया जाए, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी को 3 गुना कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो ध्यान दोगे, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ये होता है, ये है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ध्यान दोगे, इसे हम मान लेते हैं k, ठीक है। अब न्यू काइनेटिक एनर्जी, तो वेलोसिटी को क्या करने बोला गया है, वेलोसिटी को 3 गुना करने बोला गया, 3v का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9v स्क्वायर, ठीक है। इस 9 को हम आगे ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2m v स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या है तो k, यानी क्या हो गया 9 टाइम्स हो गया। ध्यान दोगे, काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी को हम k लेट कर लिए, पहले वाला काइनेटिक एनर्जी हमारा ये है, बाद में जो नया काइनेटिक एनर्जी है उसमें वेलोसिटी को 3 गुना कर दिया गया है,
तो 3 का स्क्वायर यहाँ 9 हो गया, वी स्क्वायर हो गया। इस 9 को हम यहाँ ले लिए, 1/2 mv स्क्वायर ले लिए, ठीक है। अब इस ब्रैकेट के जगह पर, ये ब्रैकेट जो है, इस ब्रैकेट के जगह पर हम क्या ले लिए, तो के ले लिए। तो ध्यान दोगे पहले का काइनेटिक एनर्जी के था, अब का काइनेटिक एनर्जी 9 के हो गया, मतलब 9 टाइम्स हो गया, 9 गुना हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। आंसर क्या होगा, सी, 9 टाइम्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। अब 17 में ध्यान दोगे, 1 हॉर्स पावर का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। 1 हॉर्स पावर का वैल्यू क्या होता है, तो पढ़े होगे आप लोग, 1 हॉर्स पावर का वैल्यू 746 होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 17 का ए हो जाएगा 746 वाट, 746 वाट, 17 का ए हो जाएगा, ठीक है। 18 में है, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ फॉलोइंग, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ फॉलोइंग, किसका यूनिट, वर्क का, एनर्जी का, या पावर का, या नन ऑफ दिस का। तो ये एक्चुअली में एनर्जी का पावर है, ठीक है। किसका पावर है, एनर्जी का पावर है। किलोवाट आवर जो है सो एनर्जी का पावर है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, बी में है हमारा एनर्जी, ठीक है, एनर्जी का हो जाएगा। 19 में ध्यान दोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसलेटरी एनालॉज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसमें पूछा गया है कौन होगा, टॉर्क होगा, या फोर्स होगा, या वेलोसिटी होगा, या मास होगा। तो ध्यान दोगे, इसका आंसर हो जाएगा मास, यानी डी नंबर। इसमें दिया हुआ है ट्रांसलेटरी एनालॉज ऑफ मोशन, यानी ट्रांसलेशन मतलब, ट्रांसलेटरी मतलब लीनियर मोशन के लिए, ठीक है। यहीं पर अगर रोटेशनल मोशन अगर हमसे बोला जाता तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है। लीनियर मोशन के लिए क्या होता है, तो मास होता है, और रोटेशनल मोशन के लिए क्या होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। यानी सीधे से याद रखोगे, लीनियर मोशन के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो काम करता है वो क्या होता है, तो मास। और रोटेशनल मोशन के लिए कौन होता है, तो रोटेशनल मोशन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है। यानी 19 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, मास, ठीक है। अब 20 में आओगे, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, ध्यान दोगे, वेयर इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड लोकेटेड। एक जो यूनिफॉर्म रॉड जो है उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होता है, तो एक रॉड जो होता है ना, यूनिफॉर्म रॉड अगर होना चाहिए तो उसका सेंटर ऑफ मास जो है एग्जैक्टली बीचों बीच होता है, ठीक है। जो यूनिफॉर्म रॉड है उस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास जो है वो सेंटर में होता है, मतलब उसका हॉल मास जो है सो सेंटर पर डिपेंड करता है, यानी क्या हो जाएगा, एट द मिडिल पॉइंट ऑफ द रॉड, यानी बी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा बी, एट द मिडिल पॉइंट ऑफ द रॉड, ठीक है। अब 21 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, ध्यान दोगे, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट इट्स डायमीटर। तो इसका डायमीटर के अबाउट जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो होता है 2/5 mr², याद रखोगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। 22 में है, व्हाट इज द स्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ अप्रोक्सीमेटली। तो इसका होता है वैल्यू 11 डी है इसका आंसर, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 मीटर होता है, 11.2 मीटर पर सेकेंड इसका वैल्यू होगा, एक्चुअली 11.2 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड, ठीक है। इसमें ऑप्शन में थोड़ा सा मिसिंग है, यहां पर ऑप्शन में क्या कर दिया गया है, एक
जो इंग्लिश में जो क्वेश्चन लिखा है वहाँ 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, बट हिंदी में जो क्वेश्चन लिखा है उसमें 11.2 मीटर पर सेकंड है। तो अगर कोई हिंदी वाले बच्चे होंगे तो उसको सुधार लेना है, ठीक है। इंग्लिश वाले में ठीक है, यानी 22 का आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा। इसके बाद 23 में ध्यान दोगे, 23 में है इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट वेयर इज द सन लोकेटेड, वेयर इज द सन लोकेटेड। तो अगर आप केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन पढ़े हो, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन पढ़े हो, तो उसमें बताया गया है कि जितना सारा प्लैनेट है वो सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, पहला लॉ। दूसरा बताया गया है कि सन जो है सो इलिप्स का जो उसका ऑर्बिट है उसका किसी एक फोकस में बैठा हुआ रहता है। यानी 23 का क्या हो जाएगा, यहाँ पूछा गया है इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, इलिप्टिकल ऑर्बिट में वेयर इज द सन लोकेटेड, सन कहां पर रहता है, तो सन हमारा फोकस पर रहता है, यानी बी हो जाएगा इसका आंसर में, एट वन ऑफ द फोसी। दो फोसी होता है, दो फोसी में से किसी एक पर होता है, ठीक है, दो फोसी में से किसी एक पर होता है। 24 में ध्यान दोगे, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज अप्रोक्सीमेटली, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, ऑफ इट्स वेट ऑन अर्थ, ठीक है। तो 1/6 होता है, ठीक है। अगर सपोज कि हमारा वेट या किसी चीज का वेट अगर अर्थ में 60 kg है, ठीक है, 60 kg है, तो वहां 1/6 मतलब 10 kg रह जाएगा, 10 kg हो जाएगा, यानी 1/6 हो जाएगा, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। मून में जो है सो 1/6 हो जाता है, ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर, 1/6 हो जाता है, यानी 1/6 हो जाता है, ठीक है। 25 में है फॉर ए सैटेलाइट मूविंग इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो ध्यान रखोगे इसका रेशियो जो होता है 1/2 होता है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। तो ध्यान दोगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट, ये होता है हमारा 1/2 MV², ठीक है। इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट ये होता है -G कैपिटल M स्मॉल m बाय R, जिसमें से कैपिटल M हमारा क्या है, मास ऑफ द अर्थ, और M जो है सो मास ऑफ द सैटेलाइट, ठीक है। बट एक चीज यहां याद रखोगे, फॉर ए सैटेलाइट, फॉर ए सैटेलाइट in a stable circular orbit, in a stable circular orbit, यानी अगर स्थिर ऑर्बिट में अगर सैटेलाइट घूम रहा है तो उसके लिए क्या होता है, सो ध्यान दोगे, उसके लिए v² का वैल्यू आप पढ़े होगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी पढ़े होगे, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का ये फॉर्मूला पढ़े होगे। तो अब हम ये यूज करने वाले हैं। काइनेटिक एनर्जी होता है ½ mv², पोटेंशियल एनर्जी होता है -G कैपिटल M स्मॉल m और डिवाइडेड बाय R, ठीक है। अगर आप ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट पढ़े हो तो v का वैल्यू √Gm/r था, ठीक है, क्लियर। अब इसका हम यहां पर यूज कर दे Gm/r, ध्यान दोगे Gm/r यहां यूज कर दो, या तो फिर इसका आप यहां यूज कर दो, ठीक है। तो ध्यान दोगे, अब रेशियो फाइंड करते हैं हम लोग, रेशियो किसका किसका, तो काइनेटिक एनर्जी बाय पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बाय पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो निकालते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू है 1/2 MV², और यहां पर है -G कैपिटल M स्मॉल m बाय R, ठीक है। अब यहां से जो v² का ये जो वैल्यू है वहां हम लोग पुट कर देते हैं, ठीक है, G कैपिटल M बाय R, और यहां पर -G कैपिटल M स्मॉल m बाय R, ध्यान दोगे आ जाएगा इसका वैल्यू -1/2। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट ये होता है, पोटेंशियल एनर्जी ये होता है, लेकिन अगर वो एक स्टेबल ऑर्बिट में घूम रहा है तो v का वैल्यू v² का वैल्यू Gm/r होता है। तो यहाँ v² की जगह पर दोनों का रेशियो निकाल रहे हैं हम लोग, रेशियो दोनों का वैल्यू पुट कर दिए, यहाँ पर v² का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, कैंसिल होकर -1/2 आ गया। बट अगर मैग्नीट्यूड अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है 25 में, उसमें कहीं माइनस तो यूज नहीं किया गया है, तो माइनस यूज नहीं किया गया था हमारा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है,
आंसर हमारा ये होगा 25 का ए नंबर हो जाएगा, जिसमें 1/2 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए कंप्लीट कर लेते हैं इसे, एक बार कंप्लीट करोगे। क्वेश्चन नंबर 26 पे ध्यान दोगे। क्वेश्चन नंबर 26 में है रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, तो अगर आप पढ़े हो स्ट्रेस का फॉर्मूला, स्ट्रेस का फॉर्मूला पढ़े हो तो ये था रेस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया। रेस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया, यानी पर यूनिट एरिया में जो रेस्टोरिंग फोर्स होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो स्ट्रेस बोलते हैं। यानी 26 का आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, अब 27 में हम लोग आते हैं, ध्यान दोगे। Substances which can be stretched to cause large strain are called, यानी लार्ज स्ट्रेन्स के कारण जो स्ट्रेच होते हैं उसे हम लोग कौन सा सब्सटेंस कहते हैं, तो उसे हम लोग एलास्टोमर कहते हैं। ठीक है, याद रखोगे, इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा एलास्टोमर। ठीक है, 27 का हो जाएगा डी नंबर। ट्वेंटी 28 में ध्यान दोगे, 1 पॉइस का वैल्यू क्या होता है वो बताना है। तो इसका वैल्यू हो जाता है हमारा 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर ये होता है। क्वेश्चन नंबर 29 में ध्यान दोगे, द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फॉर फ्लूइड इन मोशन, यानी किसी भी फ्लूइड में जो रेजिस्टेंस जो लगता है, प्रतिरोध जो लगता है, या कह सकते हैं फ्रिक्शन जो लगता है, वो क्या होता है। तो 4 ऑप्शन है इसमें, ध्यान से सुनोगे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट, ये भी नहीं होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया, ये भी नहीं होता है। प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट, क्योंकि सीधी सी बात वहां बताया गया है कि सरफेस एरिया पर जो है सो फ्रिक्शनल एरिया तो डिपेंड करता ही नहीं है। एरिया इन कॉन्टैक्ट, एरिया इन कॉन्टैक्ट पर तो डिपेंड ही नहीं करता है। मतलब ए बी सी इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। डी में आते हैं प्रोपोर्शनल टू दी सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। अब ध्यान दोगे, इसमें फर्स्ट में जो दिया हुआ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ द सरफेस एरिया, बी में दिया हुआ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ द सरफेस एरिया, और डी में दिया हुआ है प्रोपोर्शनल टू दी सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पहले ये जो फ्लूइड में जो फ्रिक्शन लगता है, फ्लूइड में जो फ्रिक्शन लगता है उसे हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग विस्कोसिटी का प्रॉपर्टी को समझते हैं तो क्लियर हो जाएगा। ध्यान दोगे, पढ़े होगे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में पढ़े होगे। किसी भी लिक्विड का लेयर जैसे जैसे ऊपर जाता है स्पीड बढ़ता है, जैसे जैसे नीचे आता है वैसे स्पीड कम होता है। ठीक है, सपोज कि यहाँ का वेलोसिटी v प्लस dv है और यहाँ का वेलोसिटी v है और दोनों के बीच का डिस्टेंस है हमारा dx। ठीक है, और लेयर का एरिया जो है सो हमारा a है। तो इस इन दोनों लेयर के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स जो लगता है ना, फ्रिक्शनल फोर्स इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dx। ये होता है, याद रखोगे इसको। दो लेयर्स के बीच में फ्लूइड में दो लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है, उस फ्रिक्शन का जो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है, लेयर का जो एरिया होता है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वेलोसिटी डिफरेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और सॉरी यहाँ पर दोनों के बीच का डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसे अगर हम लोग कंबाइन कर दें तो रिजल्ट ऐसा कुछ आ जाता है, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन को हटा करके अगर हम एक कांस्टेंट का यूज कर दें,
कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जिसे कहते हैं हम लोग, ये क्या कहलाता है? तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यानी जो फ्रिक्शनल फोर्स जो है ना वो सरफेस एरिया का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी इसका आंसर हो जाएगा यहां से डी नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब 30 में हम लोग आते हैं, व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम ऑफ द वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर क्या होगा? ठीक है, बोला गया है व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा? रिमाइंस द सेम, डिक्रीजेज या इंक्रीजेज, या तो फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो वॉल्यूम है वो नन ऑफ दीज होगा। अब क्यों होगा ध्यान से समझोगे। सॉरी, वो जो क्वेश्चन हम पढ़े थे वो 31 था। ठीक है, थोड़ा सा फिर से हम रिपीट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, क्वेश्चन अभी जो हम पढ़े थे वो क्वेश्चन नंबर हमारा 31 में पढ़ दिए थे। 30 में पहले ध्यान दोगे। ए ड्रॉप ऑफ वाटर, वाटर का एक ड्रॉप है। ठीक है, ए ड्रॉप ऑफ वाटर इज ब्रोकन इनटू 2 ड्रॉप्स। एक बड़े ड्रॉप को तोड़ के 2 अलग अलग ड्रॉप में बांट दिया गया। तो सीधी सी बात है, वाटर का साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, आगे द सम ऑफ विच प्रॉपर्टी ऑफ द 2 ड्रॉप्स, वो 2 अलग अलग ड्रॉप जो बना उस ड्रॉप का कौन सा प्रॉपर्टी का सम इज इक्वल टू दैट ऑफ द सिंगल वन, पहले वाले के समान होगा। तो सीधी सी बात है, वॉल्यूम ही बराबर होना चाहिए ना। मान लो एक बड़े वॉल्यूम को छोटे छोटे वॉल्यूम में बदल देंगे तो वॉल्यूम भी तो बराबर रहेगा जोड़ने के बाद। अब बाकी यहां दिया हुआ है वो भी देख लेते हैं। रेडियस, बड़ा का ड्रॉप को तोड़ के 2 अलग अलग स्फीयर में कन्वर्ट कर देते हैं। सपोज कि यहाँ एक बड़ा सा ड्रॉप है। ठीक है, इसे तोड़ के 2 छोटा छोटा ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, तो क्या इन दोनों का रेडियस का सम इसके रेडियस के बराबर होगा? नो, ऐसा नहीं हो सकता है। इन दोनों का सरफेस एरिया का सम इसके सरफेस एरिया के बराबर होगा? वो भी नहीं होगा। ठीक है, और एक ऑप्शन है, देख लेते हैं। सरफेस एनर्जी, इन दोनों का सरफेस एनर्जी का सम इसके सरफेस एनर्जी के बराबर होगा? वो भी नहीं होगा। तो होगा क्या? इन दोनों का वॉल्यूम का सम इसके वॉल्यूम के सम के बराबर होगा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर? 30 का डी हो जाएगा। ठीक है, 30 का आंसर हो जाएगा डी, वॉल्यूम। ध्यान दोगे क्वेश्चन नंबर 31 में, व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, यानी वाटर को गर्म किया जा रहा है, 0 से वो 4 हो जा रहा है। तो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द वाटर क्या होगा? रिमाइंस द सेम, या डिक्रीजेज, या इंक्रीजेज, या नन ऑफ दिस। तो सीधी सी बात, टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ जाता है। सॉरी, ये थोड़ा सा प्रॉपर्टी कुछ और है यहाँ पर। हाँ, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है ना कि उसका वॉल्यूम जो है सो डिक्रीज करता है। जैसे आप लोग सीधे से समझ लोगे, जब किसी बोतल में पानी भर करके उसको हम फ्रीजर में अगर जलाते हैं तो देखते होगे कि, या बर्तन में जमाते हैं तो वो उससे बाहर आने लगता है, क्योंकि जैसे जैसे वो आइस में कन्वर्ट होते चले जाता है, जैसे जैसे उसका टेम्परेचर डाउन होता है तो उसका जो वॉल्यूम जो होता है ना, वॉल्यूम वो इंक्रीज करता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ 0 से 4 डिग्री जा रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। टेम्परेचर जब इंक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज करेगा। टेम्परेचर डाउन होता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, और टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम डिक्रीज करता है। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा कि इसका डिक्रीज कर रहा है। 31 का क्या हो जाएगा? बी, डिक्रीज करेगा। इसके बाद 32 में, एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। परफेक्टली ब्लैक बॉडी का एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता है? तो इन्फिनिटी होता है। ध्यान दोगे, क्या होता है? तो इन्फिनिटी होता है। यानी 32 का आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, इन्फिनिटी नहीं होता है, 1 होता है, 1। अगर आप परफेक्टली ब्लैक बॉडी पढ़े हो, ठीक है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी का एब्जॉर्प्टिव पावर जो है सो क्या होता है? तो 1 होता है। कहने का मतलब है कि जितना सारा रेडिएशन उसमें आके पड़ता है सभी को एब्जॉर्ब कर लेता है। 1 का मतलब यहाँ 100% है। 1 का मतलब 100%। ठीक है, इसके बाद 33 में, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड्स टू द कंसेप्ट ऑफ। इसमें किस चीज का कंसेप्ट का पता चलता है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड्स टू द कंसेप्ट ऑफ, तो इसमें टेम्परेचर का कंसेप्ट का पता चलता है। ठीक है, यानी इसका क्या हो जाएगा? 33 का डी नंबर। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बताया गया है कि अगर 2 ऑब्जेक्ट, यहाँ 2 ऑब्जेक्ट है, दोनों को सेपरेट करके रखा गया है, यहाँ बीच में इंसुलेटिंग बॉडी है। ठीक है, इसके बीच में टेम्परेचर का आदान प्रदान या कह सकते हैं ट्रांसफेरेंस ऑफ टेम्परेचर नहीं हो रहा है, और इन दोनों को किसी तीसरे बॉडी के साथ कांटेक्ट में रखा गया है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो अगर ये ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है
और बी भी हमारा सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये दोनों भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, ये बताया गया है। ये थर्मल इक्विलिब्रियम तो टेम्परेचर के आधार पर ही बताया जा सकता है। यानी यहां पर जो आपका क्वेश्चन है 33, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस चीज पर आधारित है, तो टेम्परेचर पर आधारित है, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है। 34 है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड्स, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस पर आधारित है, तो ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आधारित है, इसका आंसर सी हो जाएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में डिस्कस किया गया है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसके बाद 35 में एसआई यूनिट ऑफ द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ध्यान दोगे, पीवी इक्वल टू NRT, ये पढ़े होंगे आप लोग। तो यहां पर R जो है सो हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसका यूनिट के बारे में बताना है, तो PV बाय NT। ठीक है, PV बाय NT। तो आप यहां पर देखते हो प्रेशर, तो प्रेशर का क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया, थोड़ा ध्यान से देखोगे। वॉल्यूम का होता है LQ। ठीक है, यहां पर फोर्स का MLT टू दी पावर -2 हो गया, इसका L स्क्वायर हो गया, इसका LQ हो गया, और यहां से NT हो गया। रिपीट करते हैं, फिर से ध्यान दोगे। R का वैल्यू प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर आया। प्रेशर का होता है फोर्स बाय एरिया। ठीक है, और वॉल्यूम को LQ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है MLT टू दी पावर -2, और एरिया का होता है L स्क्वायर। अब यहां से L स्क्वायर से ये LQ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, इसका एक L जो बचेगा उसको यहां L से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया। ये किसका डायमेंशन है, ये एक्चुअली में वर्क यानी एनर्जी का डायमेंशन है। ठीक है, वो किसका है, तो एनर्जी का डायमेंशन है। तो एनर्जी का डायमेंशन है, तो ऊपर में मेरा एनर्जी आ गया, और नीचे नंबर ऑफ मोल आ गया, ध्यान दोगे, नीचे नंबर ऑफ मोल्स आ गया, इनटू में टेम्परेचर आ गया, ऐसा आ गया। ठीक है, एनर्जी, नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर। तो एनर्जी का क्या होता है, तो जूल होता है। ठीक है, जूल होता है, इसका ध्यान दोगे, जूल, और इसका मोल, और इसका केल्विन। ऊपर में जूल, नीचे मोल, फिर केल्विन, यानी इसका क्या हो जाएगा यहां से आंसर, तो जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, क्या हो जाएगा 35 का, जूल पर मोल पर केल्विन, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा, ध्यान दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ 36 में डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनो एटॉमिक गैसेस। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे जो मोनो एटॉमिक होता है, मोनो एटॉमिक जो होता है इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है। ठीक है, और जो डाई एटॉमिक होता है, डाई एटॉमिक का 5 होता है, और ट्राई एटॉमिक का 6 होता है, ध्यान दोगे। तो मोनो एटॉमिक का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो 3 होता है, वो तीनों का तीनों क्या होता है, तो ऑल ट्रांसलेशन होता है, इसमें ऑल ट्रांसलेशन। इसके बाद डायटोमिक में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो 5 होता है, इसमें से 3 ट्रांसलेशन होता है, 2 रोटेटरी होता है। 3 ट्रांसलेशन एंड 2 रोटेशन होता है। इसके बाद इसमें 3 ट्रांसलेशन और 3 रोटेशनल होता है। याद रखोगे सीधे सी, मोनोएटॉमिक गैसेस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, डायटोमिक का 5 होता है, और ट्राइटोमिक का 6 होता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। 36 का आंसर क्या होगा, तो बी नंबर हो जाएगा, ध्यान दोगे।
इसके बाद है 37 में, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम दैट कंप्लीट्स 10 ऑसिलेशन इन 20 सेकेंड्स। ध्यान दोगे, इसमें बताया गया है नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन दिया हुआ है इसमें 10 और टाइम दिया हुआ है 20 सेकेंड। तो अब टाइम पीरियड के बारे में क्या पढ़ेंगे? वन रोटेशन, वन ऑसिलेशन लेने में जितना टाइम लगता है उतने टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? तो टाइम पीरियड। तो 10 कंप्लीट रोटेशन में हमें 20 मिनट लग रहा है, ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड हो जाएगा 20/10, ठीक है। 10 ऑसिलेशन में 20 सेकेंड लगा, तो एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगेगा, यानी नंबर ऑफ ऑसिलेशन से उसे हम लोग डिवाइड कर दिए, तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा इसका? 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन लेगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। अब 38 में ध्यान दोगे, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट क्या होता है? तो फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट हो जाता है हर्ट्ज, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हर्ट्ज एट जेड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट ये होता है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। 39 में ध्यान दोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव का एक एग्जाम्पल है, तो बताना है साउंड वेव, लाइट वेव या अर्थक्विक वेव, या तो फिर नॉन ऑफ दीज। तो लाइट वेव जो होता है ना, वो ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है। लाइट वेव जो है ट्रांसवर्स वेव है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो लाइट वेव। 40 में ध्यान दोगे, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन इन ए वेव इज कॉल्ड। तो ये क्या कहलाता है? तो ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। यानी अगर कोई भी वेव इस प्रकार से मूव कर रहा है, ध्यान दोगे, ये इस प्रकार से मूव चल रहा है, तो ये मीन पोजीशन कहलाता है। मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट कितना ऊपर जा रहा है, मैक्सिमम मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, एम्पलीट्यूड, ठीक है। क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड। तो ये था हमारा 11th क्लास फिजिक्स का एक मॉडल सेट, जो झारखंड बोर्ड के द्वारा 2025 में एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए जारी की गई है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो, तो इसके लिए एक लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसी तरह का और सारा लेटेस्ट वीडियो आपके लिए हम तैयार कर पाए। चलिए, इस चैनल से आप लोगों को जुड़ने के लिए धन्यवाद।